हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। ये आपके जेआईबी एग्जाम से संबंधित सेशन है और जो पीवाई क्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं या प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर बेस्ड सेशन है। बहुत ही खास है क्योंकि इसकी मदद से आप एक तो प्रीवियस पेपर को एनालाइज करते हैं और उस पर बेस्ड नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इस फेस्टिव सीजन में हमारी पूरी टीम आपके लिए ये सेशन ला रही है अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित। आप इस सेशन का हिस्सा बनिए और अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ में प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। अब 5वीं क्लास है। 16 नवंबर को आपका आरएनएम का पेपर शेड्यूल है। 4 मॉड्यूल हैं आपके और ये चारों ही मॉड्यूल आपको कवर करने हैं। ये काम ये कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिनिश कर सकते हैं, स्किप किसी मॉड्यूल को नहीं करते। अगर आपने मॉड्यूल स्किप कर दिया तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। समझ रहे होंगे आप बातों को। पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार की अथॉरिटी, रिटन अथॉरिटी है जो कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती है किसी दूसरे पर्सन को किसी टास्क को परफॉर्म करने के। अब जिस इंडिविजुअल के द्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी को किया जा रहा है यानी ऑथोराइज किया जा रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। और जिसको ये अथॉरिटी दी जा रही है उसे बोला जाता है एजेंट। ये बेसिक बात थी। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होता है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है उसके अंतर्गत किसी स्पेसिफिक टास्क के अंतर्गत ये अथॉरिटी इशू की जाती है। किसी एक टास्क को परफॉर्म करना है या उससे मिलते जुलते 2-3 टास्क को परफॉर्म करना है, लेकिन स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्ट है। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है। अब ये तो होगी बेसिक बात। अब इस पर आधारित आपके लिए एमसीक्यू है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस स्पेशल एंड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। पहला ऑप्शन है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, शॉर्ट में पीओए बोलेंगे हम लोग, इज एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन वन पर्सन, व्हाइल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इज बाय अ सिंगल पर्सन। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया अपने आप ही, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट्स अथॉरिटी फॉर अ स्पेसिफिक है। देखिए नाम में स्पेशल है कि ये जो पीओए होता है ये क्या करता है, ग्रांट करता है अथॉरिटी फॉर अ स्पेसिफिक एक्ट और रिलेटेड एक्ट। किसी एक एक्ट से संबंधित कुछ एक्ट हो सकते हैं और फॉर्म वन जुडिशियल ट्रांजेक्शन। जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है पीओए, ये जनरली रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन और परफॉर्मिंग मल्टीपल एक्ट्स। बी ऑप्शन यहाँ पर दोनों की डिफरेंसेस को एकदम क्लियर बता रहा है। याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोसेस ऑफ लोन ओरिजिनेशन प्राइमरीली रिवॉल्व अराउंड टू की एस्पेक्ट्स, व्हाट आर दी। देखिए दो की एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो लोन एप्लीकेशन आया है जिस कस्टमर का, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानना जरूरी है। सेकंड वन इज द रिस्क, रिस्क कितना है उस पर्टिकुलर लोन को सैंक्शन कर। ये दो बातें यानी कि रिस्क और साथ साथ में क्रेडिट वर्दीनेस। अब देखिए वो ऑप्शन जिस पे ये दोनों जानकारी दी गई, कस्टमर सर्विस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस एंड एनालिसिस ऑफ रिस्क इन लेंडिंग। देखिए दोनों ही बातें इस बी ऑप्शन के अंतर्गत देखी। लोन डिसबर्समेंट स्पीड एंड इंटरेस्ट रेट नेगोशिएशन, देखिए ये अलग चीज है। पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग एंड कलेक्शन ऑफ ईएमआई, ये प्रोसेसिंग से संबंधित चीज। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट। अगला सवाल देखिए, पहले तो सब सारे प्रोसेस को समझ लेते हैं। लोन ओरिजिनेशन क्या है, ये प्रोसेस है जिसके बारे में आपको ये समझने वाली बात है कि अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है। लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर के द्वारा बैंक में एप्लीकेशन ड्रॉप करने के साथ साथ में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर क्या काम किया जा रहा है, इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, लोन सैंक्शन तक की कहानी इस प्रोसेस के अंतर्गत है। तो इट स्टार्ट राइट फ्रॉम द टाइम द कस्टमर वॉक्स इनटू द बैंक with application with a request for loan till the time the loan is finally disbursed। ठीक है,
तीन मेजर फेजेस होते हैं। अब याद रखिएगा ये तीन मेजर फेजेस जो है लोन ओरिजिनेशन की, ये अलग है। जो लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस होता है, दो की एस्पेक्ट जिनके अराउंड ये रिवॉल्व करता है वो अलग है। ये तीन मेजर फेजेस हैं लोन ओरिजिनेशन के। पहले तो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, जो कस्टमर है उससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, फिर उसके क्रेडिट को अप्रेजल एंड सैंक्शन, और फाइनल द डिसबर्समेंट। तो ये तीन फेजेस है। अब जो लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस होता है ये दो की एस्पेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके केंद्रित होता है। फर्स्ट वन इज द क्रेडिट अप्रेजल ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। एक कस्टमर जिसके द्वारा लोन एप्लीकेशन दिया गया है वो कितना क्रेडिट वर्दी है। दूसरा, रिस्क जो है लैंडिंग में कितना इन्वॉल्व। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये दोनों ही बातें आपके सवाल के तौर पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन गाइडलाइन के हिसाब से which of the following activities can be performed by both business correspondent and business facilitator। देखिए, जनवरी 2006 की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन इशू की जाती है कि सभी बैंकों को दो प्रकार के इंटरमीडिएरीज को अपने ऑपरेशंस में डिप्लॉय करना। ये जो इंटरमीडिएरीज हैं, एक को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का नाम दिया जाता है और दूसरा बिजनेस फैसिलिटेटर। ये दो प्रकार के इंटरमीडिएरीज जिनके द्वारा देश में बैंकिंग सेवाओं को रूरल एरियाज तक पहुंचाया गया। काफी काबिल तारीफ ये इनिशिएटिव देखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। साथ ही साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से बैंक अपना पूरा कर रहे हैं। किसी ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच को एस्टैब्लिश करना और उसको फिर ब्रेक इवन से प्रॉफिट तक ले जाने में एक लंबा समय लगता है, जबकि इसी टाइम के दौरान बीसीएम बीएफ जो इंटरमीडिएरीज हैं इनके द्वारा इन ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से और लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचाए जाने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि तो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो दोनों के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, कॉमन एक्टिविटीज। डिफरेंसेस नहीं पूछे जा रहे हैं, कॉमन एक्टिविटीज पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है, कलेक्शन एंड प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन। ये दोनों ही काम करते हैं, लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, उसको रिसीव करना, कलेक्शन करना। डिसबर्समेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू क्रेडिट डायरेक्टली टू बोरोवर्स। देखिए, स्मॉल वैल्यू क्रेडिट डायरेक्टली टू बोरोवर ये बीसी के अधिकार में आता है, लेकिन बीएफ के अधिकार में नहीं है। मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है वो ट्रांजैक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो बैंक के एजेंट के रोल पे काम करते हैं। जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर की बात करें तो उनका काम केवल रिफरल है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, और जो भी लोन प्रोसेस होता है उसके लिए बैंक को रिफर कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट ये भी बीसी परफॉर्म कर सकता है, बट बीएफ नहीं। ये ऑप्शन सही नहीं है दोनों। ये ऑप्शन है रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ओरिजिनेटेड बाय द बैंक्स। यहाँ पर सही जवाब क्या हो सकता है, रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, रिकवरी प्रोसेस के लिए दोनों ही प्रोसीड कर सकते हैं। रिकवरी प्रोसेस के लिए एक तरह से जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, उसमें पार्टिसिपेशन होते हैं दोनों। इस बात को ऐसे नहीं लेके चलेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, और इस नजरिए से आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए और डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी। अगली बात, अगला क्वेश्चन जो है वो व्हाइट लेवल 18 से संबंधित है, डब्ल्यूएलए से। डब्ल्यूएलए का कॉन्सेप्ट जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, देश के दूर दराज इलाकों में अनबैंक्ड और रूरल पॉपुलेशन तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना अफोर्डेबल कॉस्ट। ग्रामीण इलाकों में बैंक ओपन कर दिए जाए, बट सर्विसेज जो हैं उन्हें बैंक से ही रिसीव होंगी जब तक हम उन तक डिलीवरी चैनल प्रॉपर तरीके से ना प्रोवाइड। डिलीवरी चैनल की कमी आई गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को और आगे बढ़ाया जा सके। देश में व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेट करने की जिम्मेदारी, या फिर बोल सकते हैं इन्हें केवल सेटअप किया जा सकता है नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज करता है नॉन बैंकिंग एंटिटीज को, और जिस एक्ट के तहत करता है वो एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये तो बात होगी डब्ल्यूएलए। देश में पहला व्हाइट लेवल एटीएम इंडी कैश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 100%। अब आंसर करिए, सारी जानकारी मैंने बता दी आपको। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहे हैं डब्ल्यूएलए। WLE are set up by, owned by, operated exclusively by public sector। बिल्कुल भी नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा से ऑपरेट नहीं किया जाता।
इनको एटीएम से इनको सेटअप किया जाता है, ओन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। याद रखिएगा किसके द्वारा, नॉन बैंकिंग एंटिटीज। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम कम। WLA provide banking services only to customers of the specific non-banking entity that operate them। गलत जवाब। The role of white level ATM operators extend to issue their own debit card and credit card। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है और आंसर केवल बी सही है। हाउ इज द कंपनसेशन फॉर DSA प्राइमरीली डिटरमाइंड। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मार्केटिंग जो आपका मॉड्यूल सी उसके अंतर्गत आता है, और DSA का रोल होता है बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक तरह से कमीशन बेस पे सेल करना, कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये कमीशन बेस पर काम करते हैं, इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन अ फिक्स मंथली सैलरी, गलत जवाब। मैंने अभी बोला कि फिक्स सैलरी पर बेस नहीं है। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस सोर्स्ड, कितना बिजनेस इन्होंने किया है उसके आधार पर इनको फिर से फाइनेंस किया जाता है। एज अ परसेंटेज ऑफ द बैंक ओवरऑल प्रॉफिट, गलत जवाब। थ्रू अ लॉटरी सिस्टम, बिल्कुल गलत। लेकिन याद रखिएगा DSC जो है, तो इनके ऊपर टारगेट है, इनको इतना बिजनेस करना है, और ऑब्वियस सी बात है DSC ज्यादा बिजनेस करेंगे तो ज्यादा इनकम जनरेट होगी। तो कई बार DSC जो है ये कस्टमर से रॉन्ग प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, झूठे वादे करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट बताते हैं, और बैंक के लिए एक प्रकार का रेपुटेशन रिस्क क्रिएट कर देते हैं। तो DSC के साथ एक बड़ा रिस्क कौन सा अटैच है, रेपुटेशन रिस्क, क्योंकि बैंक की रेपुटेशन खराब है। तो ये बात एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। GIB क्रैश कोर्स, देखिए GIB एग्जाम की बात करें तो GIB एग्जाम से संबंधित क्रैश कोर्स चल रहे हैं, CIB एग्जाम से संबंधित क्रैश कोर्स चल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। GIB क्रैश कोर्स जो है आपके नवंबर एग्जाम में शेड्यूल एग्जाम है उस पर बेस्ड है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, मात्र 1499। इस क्रूशियल टाइम में आपको जरूरत है एक ऐसे बैच की जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपको प्रोवाइड करे, जो कि ये बैच प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पूरा कवरेज मिलेगा आपको, और साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है, 27 तारीख तक की ऑफर है, 27 से पहले अपने आप को आपको एनरोल करना है। ठीक है, अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बात कर रहे हैं BCSBI। BCSBI क्या है? BCSBI बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वॉलंटरी कोड्स थे। कैसे कोड्स थे? ये वॉलंटरी कोड्स थे, और इन वॉलंटरी कोड्स को 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। समझ लीजिए, अब डायरेक्टली RBI नहीं बोलेंगे आप, इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक वर्किंग ग्रुप बैठा था जिसके द्वारा इन वॉलंटरी कोड्स को तैयार किया गया था। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर? तो तारापुर कमेटी थी, SS तारापुर कमेटी। इसके इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इन कोड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब ये वॉलंटरी कोड जो है डिसॉल्व कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में, 2020 में। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस समय इसकी नोडल डिपार्टमेंट, जब इसे डिसॉल्व कर दिया गया तो उसका नोडल डिपार्टमेंट जो जिम्मेदारी थी वो कौन सा? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोड्स एक मिनिमम स्टैंडर्ड को बैंकिंग ऑपरेशन में प्रैक्टिसेस में इंप्लीमेंट करने की बात रखते थे। जब भी बैंक कस्टमर से डील करे तो उन्हें इतनी सर्विसेज तो देनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी, जिसकी मदद से हम एक कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एटमॉस्फेयर को डेवलप करने की बात करते थे, और ये एकदम सही दिशा में काम करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी अब किसके पास है? CEPD, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, अब नोडल डिपार्टमेंट का काम करता है इस पर्टिकुलर वॉलंटरी कोर्स के लिए। ठीक है, ये कोर्स थे, और ये कोर्स काम करते थे बैंकों में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउस। तो डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउस से संबंधित ये सवाल है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके मॉड्यूल बी के अंतर्गत, मॉड्यूल बी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ साथ में जब आप मॉड्यूल सी की बात करते हैं तो मॉड्यूल सी में एक यूनिट है आपकी MPIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इन सब में डेटा माइनिंग से जुड़ी हुई बातें थोड़ी थोड़ी बताई गई।
अब डेटा माइनिंग इज यूज्ड बाय बैंक्स टू सपोर्ट सेल्स एंड सर्विसेज। देखिए सेल्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए डेटा माइनिंग का इस्तेमाल होता है। ये सही बात है, एग्जैक्टली कोई काम नहीं। डेटा माइनिंग का काम है कि बड़े डेटा को, बहुत बड़ा जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसे, उसके अंतर्गत जो पैटर्न्स उनको फाइंड आउट किया जाए, रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया जाए, डेटा सेट्स को तैयार किया जाए और वो डेटा सेट्स वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। A data warehouse serves as the central collective memory। तो यहाँ पर डेटा माइनिंग एक तरह से देखा जाए उस इंपॉर्टेंट डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है किसमें, उस इंपॉर्टेंट डेटा का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, फाइनली देखा जाए तो सेल्स एंड सर्विस में उस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, जा सकता है, तो इस नजरिए से पहला ऑप्शन सही हो सकता है। डेटा वेयर हाउस सर्व्स एज द सेंट्रल कलेक्टिव मेमोरी ऑफ ए बैंक होल्डिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो डेटा वेयर हाउस का मतलब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेटा जो बैंक से संबंधित हैं, कस्टमर से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। द लर्निंग साइकिल ऑफ ए डेटा वेयर हाउस मींस रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड कैन बी रीयूज्ड फॉर फ्यूचर एनालिसिस एंड मार्केटिंग प्लान्स। सही बात है, एक तरह से देखा जाए तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डेटा माइनिंग और तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द एपेलेट प्रोसेस अंडर द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अब समझिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 और यहाँ पर पूछा जा रहा है एपेलेट प्रोसेस के बारे में कि ये एपेलेट प्रोसेस क्या, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए क्या वो सही। पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम पिछले 3 जो अलग अलग स्कीम चल रही थी उनको इंटीग्रेट करता है। सबसे पुरानी बात करें तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, फिर हम चर्चा करते हैं एनबीएफसी से संबंधित स्कीम 2018 और फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित स्कीम 2019। ये जो स्कीम थी अलग अलग, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया एक साथ। ठीक है, इनको इंटीग्रेट कर दिया गया एक साथ। तो साथियों इस तरह से आपको आरबीआईओएस 2021 का गठन कैसे हुआ, किन किन ओम्बड्समैन को मर्ज किया गया, इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो आरबीआईओएस में केसेस कौन से जाते हैं जहां पर कस्टमर किसी सर्विस से या फिर किसी प्रकार की एक तरह से उसे दिक्कत हो रही है या फिर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज बोल सकते हैं आप, इस ग्राउंड पर कंप्लेन यहाँ पर दर्ज कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जो रेगुलेटेड एंटिटी इससे कस्टमर संबंधित है, जहां से उसकी शिकायत है, सबसे पहले शिकायत को उसे रिटन फॉर्म में देना होता है उस रेगुलेटेड एंटिटी में। जैसे बैंक से अगर शिकायत है, बैंक में कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले बैंक में एप्लीकेशन 30 दिन के भीतर अगर कोई जवाब नहीं मिलता है या फिर जवाब से वो सहमत नहीं है, तब जाकर इसे आरबीआईओएस में दे सकता है, केस फाइल कर सकता है। ठीक है, कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, डेफिशिएंसी ग्राउंड पर ये हो सकता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इज द एपलेट अथॉरिटी। सही बात है, ये ऑप्शन एकदम सही है। तीसरी बात है कि रेगुलेटेड एंटिटी यानी कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, कैन नॉट अपील एन अवार्ड इफ इट इज इश्यूड ड्यू टू नॉट फर्निशिंग सैटिस्फैक्टरी एंड टाइमली इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। देखो सही बात है, अगर संस्था के द्वारा जो रेगुलेटेड एंटिटी है समय रहते या फिर विद इन टाइम लिमिट उसने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं किए, तो उसकी बात या उसकी जो अपील है उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा, उसको सुना नहीं जाएगा। तो ये बात भी एकदम परफेक्ट है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज कैलकुलेटेड, एसजीबी कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, यानी कि जो भी नॉमिनल वैल्यू होती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस पर हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था और गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे इशू किया था। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसे मार्केट में इशू करती है। 2024 फरवरी के बाद इसकी कोई नई सीरीज नहीं आई है, एक तरह से डिसकंटिन्यू बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। एसजीबी के तहत जो भी नॉमिनल वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, जिस दिन इशू किया जाता है इस बॉन्ड को, उससे पिछले 3 बिजनेस डेज जो क्लोजिंग प्राइस होती है उनका सिंपल एवरेज लिया। क्लोजिंग प्राइस लास्ट 3 बिजनेस डेज ऑफ इशुइंग डेट और उनका सिंपल एवरेज। Based on the average closing price of gold with 99% purity on the day of issuance,
by calculating the simple average of the closing price of gold with 99% purity 3 days prior to issuance। देखिए सिंपल एवरेज भी लिखा हुआ है, 3 बिजनेस डेज की बात की जा रही है और उसके सिंपल एवरेज की बात। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट। इस आधार पर उसकी नॉमिनल वैल्यू पता की जाती है। 8 वर्ष का मैच्योरिटी होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। 5 वर्ष पर प्री मैच्योर विड्रॉ किया जा सकता है। बैंक के द्वारा इस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी लिया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग दिवाली ऑफर की। दिवाली ऑफर की जब चर्चा करते हैं तो ये ऑफर आपके लिए 27 अक्टूबर तक वैलिड है। सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर अप टू 60% तक ऑफ मिल रहा है और इसीलिए आपके लिए जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट जो महापैक है इसके अंतर्गत चारों मेन पेपर का एक्सेस मिलता है। फाउंडेशन बैच से लेकर क्रैश कोर्स तक के 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। एक बार जुड़ने के बाद आपको किसी दूसरे बैच के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। दिस बैच इज एनफ टू क्लियर ऑल जेआईबी पेपर्स इन वन अटेम्प्ट। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 2499 में 6 मंथ, 3599 में 12 मंथ एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5599। मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्लास नोट्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस मॉड्यूल। इसलिए हम इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलते हैं। क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी दे चुके हैं हम। जेआईबी क्रैश कोर्स आपके 2 नवंबर से शुरू हो रहे एग्जाम के लिए पूरी तरह से बेस्ट बैच है। मात्र 1499 में इसका एक्सेस मिल जाता है। सभी कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर कवर किया जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। साथ में मिलता है आपको टेस्ट सीरीज जो कि एक इफेक्टिव बैच के तौर पर आपके लिए है जेआईबी एग्जाम। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन फेज 1 फेज 2 बैच बेस्ट है और 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव बैच है। 1899 में इस ऑफर के तहत आप अवेल कर सकते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल बैचेस की, वो भी उपलब्ध है आपको अच्छे ऑफर के तहत। और जैब बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स आपकी प्रिपरेशन से संबंधित बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में उपलब्ध है, मात्र 1224 में। अमेज़न और फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल क्या है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। विश ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।